फ्रेंड, दिस इज नीलम हियर। वेलकम टू परीक्षा पीडिया। आज सीडीपी के कुछ 30 क्वेश्चन अगेन मैंने लिए आए हैं और कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज टाइप किए गए हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्वेश्चन फिर से सुनिए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं कि मान लीजिए आप एक शिक्षक समूह से हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह जो और लोग पोशाक पहन के मतलब ड्रेस पहन के रखे हैं उनकी तरह पोशाक धारण कर लेते तो आप क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एनालिसिस करके बड़े आराम से पहचान सकते हैं। जैसे समूह की पहचान करना नहीं गलत है, और समूह आज्ञाकारिता, यहाँ आज्ञाकारिता की कोई बात ही नहीं हुई है। समूह निर्देशन अनुपालन का नहीं, निर्देशन अनुपालन की बात नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, अनुरूपता, मतलब उनकी समूह में अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करना ना क्या कहलाता है, अनुरूपता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की विकास में प्राप्त हो जाती है। देखिए, वस्तु स्थायित्व के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था। पियाजे के मैंने 4 चरण पढ़ाए थे। कौन कौन से, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संवेदी गामक अवस्था, मूर्त है, एंड लास्ट में क्या था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये 4 आपको मैंने पढ़ाए हुए थे और उनमें से मैंने आपको जैसे बताया था वस्तु स्थायित्व किसमें जाएगा, आप खुद गेस करिए, संवेदी गामक अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने बताया था अगर बच्चा बैठा हुआ है खिलौने से खेल रहा है, उसके सामने से आप खिलौना ले लीजिए तो उसका स्थायित्व बना रहता है। वो बार बार इशारों से मांगता है कि हाँ मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसका वस्तु स्थायित्व बना होता है। और ये किस चरण में होता है, पहले चरण पियाजे के, जिसका नाम है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आपकी क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। दृश्य सब सामग्रियों को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी संरचनात्मक, अगर क्रिएटिविटी तरीके से आप कोई चीज़ कर पाते हो तो बिल्कुल वो भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, बिल्कुल आपको व्यक्तिगत तरीके से भी योजना बना के उस कठिनाई को दूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिखा है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल वर्ड क्या हो जाएगा, शिक्षा का नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शर्मिंदगी क्या है। शर्मिंदगी डैश डैश का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों की अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। देखिए, शर्मिंदगी क्या है, आप संज्ञान से कोई संबंध नहीं, संज्ञान क्यों नहीं संबंध है, संज्ञान का मतलब क्या, अगर नॉलेज से शर्मिंदगी संबंध नहीं है, क्यों नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, वहाँ आप शर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके नॉलेज में क्या हो रहा है, आपका नॉलेज नेगेटिव हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। क्या करेक्ट आंसर होगा, 18 से 24। 18 से 24 माह के बच्चे जो है, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है।
देखिए, ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। देखिए यहाँ ड्रिल और अभ्यास कार्य कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है। कार्य को करते समय जब बच्चा आनंद लेके उस चीज को कर रहा है, मतलब वो उस आपने दिया है और उसको आनंद लेके काम कर रहा है, अब अनुभव प्राप्त करते हुए, तो इसका मतलब क्या है, वो उपभोक्ता प्रकार का कार्य होगा। इसमें कोई निर्णयात्मक कार्य तो हो नहीं रहे, समस्यात्मक प्रकार का भी कार्य नहीं हो रहा है, ड्रिल और अभ्यास का भी कार्य नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी उपभोक्ता प्रकार का कार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। देखिए यहाँ पे अब सोचने वाली चीज है, समस्या सुधारक बच्चा यानी मतलब कोई समस्या है उसे सुधार करने वाले बच्चे को क्या बोला जा रहा है, समस्या सुधारक बच्चा। यानी ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है, सृजन से रिलेटेड है, जिसके अंदर सृजनात्मक शक्ति होगी वही ऐसा कर सकता है। कथनों की सच्चाई का संभावना का मूल्यांकन करता है। तो अब इसमें आगे आपको जानने की जरूरत नहीं, तार्किक ऐसा कुछ कर नहीं रहा, अमूर्त चीजों पे सोच, मतलब अमूर्त चीजें हो नहीं रही है, सौंदर्य बोध से मतलब नहीं, तो ये कैसा है वो, मतलब क्या आंसर हो जाएगा, सृजनात्मक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। देखिए पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए, मतलब पहले उसने सीखा है और उसको उसमें सुधार लाने के लिए, मतलब उसकी थोड़ी बहुत जो कमियां थी उसमें सुधार लाने के लिए शिक्षक क्या करता है, बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, अनुकरण नहीं, ऐसा नहीं है, संशोधन नहीं, प्रतिरूपण नहीं, तो अब बचा क्या आपका, अवलोकन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, अवलोकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देखिए कहीं ना कहीं आज जो क्वेश्चन है वो उसी में आंसर छिपे हुए हैं। आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखिए बच्चा सूचना को प्राप्त करता है, ठीक है, और व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर फिर उसे क्या करता है, उसे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सोचना स्टार्ट करता है। अगर कोई चीज अच्छे से सोचना स्टार्ट करे तो किसमें आएगा, अमूर्त सोच, किसमें आ जाएगा, मूर्त सोच में। देखिए क्यों, प्रतिक्रियावादी, मतलब ऐसा कुछ क्रिया तो हो नहीं रही है, सृजनात्मक सोच भी नहीं आ रही है, ठीक है, कोई चीज सृजन वाली हो नहीं रही है। अमूर्त सोच, उसको पहले से सोचना दे दी गई है हर चीज, मतलब अमूर्त का मतलब होता है बिना कोई चीज देखे, अमूर्त का मतलब होता है देख कर ही उस पर अनुभव करना है, तो कौन सी सोच हो जाएगी, मूर्त सोच। अगला क्वेश्चन है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। ध्यान से देखिए, विविध अधिगमकर्ता, जो विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए जो शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य उसे क्या कहते हैं। तो देखिए ये सबके लिए बात की जा रही है, पर्सनली किसी के लिए बात नहीं की जा रही। समावेशी शिक्षा से कोई इसका लेना देना नहीं है, शिक्षण से बात हो रही है। शिक्षण व्यवसायिकता का व्यावसायिक से नहीं बात हो रही है। शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। द करेक्ट आंसर विल बी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी की कौशल को विकसित कर लेता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेलता है, वो गेंदबाजी का जो कौशल था उसे बहुत अच्छे से सीख लेता है, पर उसके बल्लेबाजी का कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन वह बल्लेबाजी को प्रभावित नहीं कर पाता। अब देखिए क्या जरूरी है कि जो एक अच्छा बॉलर हो वो एक अच्छा बैट्समैन हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, विधेयक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतरण, क्योंकि दोनों जरूरी नहीं है कि एक खिलाड़ी दोनों में परफेक्ट हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, डैश डैश सहायता करता है।
तो देखिए, जूझ रहे उन बच्चों की प्रतिभा, अब प्रतिभा की बात की जा रही है तो फिर पाठचर्या का कोई विस्तार से लेना देना नहीं, संज्ञानात्मक वर्गीकरण नहीं हो रहा, विभेदित निर्देशन नहीं हो रहा, तो इसमें बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो अपने स्व अधिगम मॉडल पर सहायता करता है। किस पे? स्व अधिगम मॉडल पर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। अब सोचिए जरा, 13 वर्ष का बालक है और अपनी मतलब कोई भी बात उसके पेरेंट्स समझ जा रहे हैं तो झगड़ा करने लगता है, तो हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। और ये किस प्रकार की अवस्था है? अवस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं, वैसे तो 3 ही मानी जाती है, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर लास्ट में प्रौढ़ावस्था। लेकिन जो है इसमें से कौन सी है? 13 वर्ष का बालक है और अपनी बात को सही साबित कर रहा है, तो ये ऐसे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, किशोरावस्था क्या होता है? बड़े तनाव, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था होती है जिसमें बालक खुद को समायोजन नहीं कर पाता है और इसी अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे का दबाव कम करना चाहते हैं और परीक्षाओं में क्या सबसे बेहतर है? कम अवधि की परीक्षा में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन। देखिए विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, ये गलत है। वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी नहीं है। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, नहीं। विभिन्न मतलब जितनी परीक्षाओं उनके लिए उतनी एजेंसियां, ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका होगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, इससे क्या होगा? बच्चे के ऊपर भार कम होगा, मतलब वो दबाव कम महसूस करेगा। अगला क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, अब जो विवेचन शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है उनका क्या दृढ़ विश्वास है? एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, ये तो गलत है। ये तो टोटल मतलब इसमें छात्र का कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं है, सब शिक्षक के ऊपर है, इसलिए गलत है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर मतलब शिक्षार्थी को आप स्वतंत्रता नहीं देंगे बातचीत करने के लिए, तो कैसे वो अपने आप को समझेगा? बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या आप रसायन, ये तो गलत है ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। यस, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस रोल में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? अब देखिए, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थियों कैसे भिन्न होते हैं? विकास क्रम में नहीं, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में नहीं, ये सब गलत है। बस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास की दर में। कोई भी दो बालक की विकास दर कभी भी समान नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर बताएगा तो ही विकसित होगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें खुद आदर्श रूप से बर्ताव कराकर चीजों को बताएंगे, सिखाएंगे, तो वो और बेहतर कर पाएगा। जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, खुद एक्टिविटी करता है, गतिविधियां करता है, वो ज्यादा समझ पाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सब ने पढ़ा है कि खेल से क्या होता है, अगर जब हम खेलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, सहयोगिता की भावना जागृत होती है, हमारे शरीर का संतुलन विकास अच्छे से बना रहता है, हम समूह के प्रति ज्यादा मतलब हमारा प्रभाव बढ़ता है और हम ज्यादा क्या बोलते हैं, सहयोगी हो जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो खेल क्यों उचित है? तो आप देख लीजिए, शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गलत है, शिक्षकों को काम आसान करने के लिए भी गलत है, या समय बिताने के लिए गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्मिकों के द्वारा,
जब वे चाहें। आप इसे एनालिसिस करिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा, कक्षा के साथ नहीं। देखिए, अगर कोई मेधावी छात्र है तो क्या आप बच्चा जो वीक है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे? अरे कुछ तो पॉइंट ऐसे पढ़ाएंगे ना जिससे उसका भी इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, नहीं बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा उच्च कक्षा के साथ। अब ये भी आप नहीं कर सकते कि बच्चा 5th का है तो उसे हम 10th के बच्चों के साथ पढ़ाएं जब वो चाहे। अब ये तो कोई आपका करेक्ट आंसर है ही नहीं, तो बच्चा क्या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ उसे पढ़ाएंगे जिससे उसे क्लास में कभी नीरस न महसूस हो और वो इंटरेस्ट लेके क्लास में पढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था कि पियाजे के 4 चरण होते हैं, उसमें से जो तीसरा चरण है क्या कहलाता है, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या मूढ़ संचालन प्रक्रिया, जो भी आप कहना चाहिए। उसमें क्या करता है, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यानी चिंतन शुरुआत, जहाँ पे शुरुआत वर्ड मिल जाए वहां पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। और जहाँ पे तार्किक रूप से सोचता है तो वहां पे लास्ट स्टेज हो जाएगी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संचालन प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे पूछे रूप से एक तार्किक रूप से सोच सकता है, तो ठीक है, तो स्टार्टिंग हो गया उसका, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मूढ़ संचालन प्रक्रिया। अगर अभी बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता तो वहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास को सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। देखिए, विकास सिर से पैर की ओर, उन्होंने कल भी पढ़ाया था, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, सेफेलोकाउडल। विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता है, मध्य भाग से परिधि की ओर नहीं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। अभी कल भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी कि अगर एक बच्चे में जिज्ञासा है, आपसे उस वक्त क्वेश्चन कर रहा है, जानने का इच्छुक है, तो आप वहीं पे तुरंत की तुरंत, तत्काल या जब भी तुरंत की तुरंत उसकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करिए। देखिए, अब ऑप्शन क्या है, जब शिक्षक फुर्सत में हो, गलत है। विद्यार्थी फुर्सत में हो, अरे उसकी जिज्ञासा अभी है तो फुर्सत जैसा वर्ड ही गलत है, कुछ समय के पश्चात नहीं, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है आप पहले जानिए, बच्चों की कमियों को जानना, ठीक है, आप जानते हैं, फिर उसके बाद उसका निदान करना, उनको बताना कि आपकी कमियां क्या है, गलत कहाँ है, फिर उसका उपचार करना, उसको सही करना, ये क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अब आप देख लीजिए इसमें से कहाँ है ऐसा, तो इसी ऑप्शन नंबर सी में देखिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उसका उपचार करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब आप पहली अवस्था का नाम ही ले लिया है, बाकी सब पे जाना ही वेस्ट है। पहली अवस्था आप जानते हैं इंद्रियों से संबंधित है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के, आपने CAT TAT वगैरह सब पढ़ा है ना, तो उसी की बात हो रही है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इस परीक्षण में जो कार्ड यूज किया जाता है वो किससे प्रतिस्थापित किए जाते हैं, आप सब ने पढ़ा है, सजीव वस्तुओं के स्थान पर, नहीं ये गलत है, लोगों के स्थान पर जानवर, तो यही आपका करेक्ट आंसर है कि लोगों के स्थान पर जानवरों का सही से प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। आप जानते हैं एक जो अध्यापक की क्वालिटी क्या होती है, वो सहयोग की भावना उनमें हो, बच्चों को हमेशा अभिव्यक्त कराने के लिए उन्हें मोटिवेट करे, ठीक है ना, एक अच्छा मार्गदर्शक हो, सुविधा दाता हो, ये सब अध्यापक की क्या है, क्वालिटी है। तो इसमें क्या है, प्रतियोगिता की भावना को ये गलत है, प्रतिद्वंदी की भावना को गलत है, तटस्थ की भावना को गलत है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहयोग की भावना को। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, वही है विस्मय का, विश्वास का, सम्मान का। तो आप
जानते हैं कि इन सब में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी क्लास में अच्छे से पढ़े और एक मधुर संबंध दोनों के बीच में बना रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य देखिए। सतत मतलब होता है लगातार और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है विस्तार से। मतलब ऐसी कौन सी व्यापक मूल्यांकन में ऐसे कौन सी शब्दावली, इसका तात्पर्य क्या है? व्यापक का मतलब ये होता है बड़ा, जिसमें शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र यानी दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन क्या कहलाएगा? व्यापक मूल्यांकन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखिए। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार छात्रों के आकलन के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? मैंने आपको पढ़ाया भी है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक चीजों से बहुत जुड़े थे। इन्होंने सहयोग वगैरह पे बहुत जोर दिया था कि अगर बच्चा अगर सीखता है मतलब क्रिएटिविटी रचनावादी सिद्धांत से, तो उनमें किस चीज की भावना जागृत होगी? उनमें सहयोगात्मक चीजों की भावना जागृत होगी। तो देखिए ऑप्शन क्या है? मानकीकृत परीक्षण गलत है। तथ्य आधारित स्मरण वर्ड सीटेड के लिए गलत है। वस्तुनिष्ठ से बहुविकल्पी प्रश्न के नहीं, बहुविकल्पी से बच्चा क्या सीख पाएगा? लेकिन हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाल केंद्रित शिक्षक के जनक जॉन डेवी को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए अब फ्रावेल है तो किंडरगार्टन के जनक फ्रावेल को कहा जाता है। रूसो निषेधात्मक बाल निषेधात्मक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? डीवी। तो आज ये 30 क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रिवाइज करिए और जो भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप डे बाय डे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो आपके लिए बहुत ही सीटेट में हेल्पफुल होने वाला है।